नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन द्वारा वार्षिक चुनाव का आयोजन करवाया गया। बार एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव व कैशियर इत्यादि पदों के लिए चल रहे चुनाव में खबर लिखे जाने तक रोचक मुकाबला चल रहा था। वहीं इस बारे में चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि शाम तक सभी चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। शुक्रवार को नगर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव आयोजित किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये चुनाव 4 प्रत्याशियों यानी कि युधिष्ठिर वत्स, मनोज शर्मा, श्याम प्रताप और सत्यजीत पिलानिया के बीच लड़ा गया। खबर लिखे जाने तक करीबन 950 वोट डल चुके थे, जबकि एक लंबी लाइन वोट के लिए बाकी थी। हमारी बार का इलेक्शन है, चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है और बार ने मुझे समर्थन दे रखा है और सारी बार मेरे साथ है और लगभग हम जीत चुके हैं और जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। मैं बार के लिए बहुत अच्छे कार्य करूंगा। मैं ये सबको विश्वास दिलाता हूँ। सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने भी वोट नहीं दिया है वो वोट देने आए, क्योंकि समय 4 बजे तक का है, उसके बाद वोटिंग नहीं हो सकेगी। इसलिए जो भी मुझे सुन रहा हो कृपया वोट देने आए और भारी मतों से मुझे दिलाए। जी। बढ़ती सर्दियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा निजी व सरकारी स्कूलों के समय में किया बदलाव। इस बारे में शुक्रवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामवतार शर्मा ने बताया कि अब सभी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है, ताकि कोहरे व ठंड के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बच्चों को बचाया जा सके। मौसम को देखते हुए स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव हुआ। ये कहना था डीईओ रामवतार शर्मा का। उन्होंने कहा कि ठंड के बढ़ने से सरकार ने फैसला लिया है कि अध्यापकों को 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक स्कूल में आना होगा और बच्चों को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में आना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के जो नियम पहले पालन किए जा रहे थे वही पालन किए जाएंगे। छात्रों को उचित दूरी पर बिठाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करना है, स्वच्छता पर भी ध्यान देना है और 50% विद्यार्थियों को ही स्कूल आना है। काल को देखते हुए विभाग ने विद्यालयों का समय बढ़ा दिया है 9:30 बजे से 2:30 बजे तक के, तो अध्यापकों का समय निर्धारित किया है और 10 बजे से 2 बजे तक छात्रों का समय निर्धारित किया गया है। तो इसमें क्या प्रोटोकॉल रखे गए हैं? कोविड से संदर्भित सभी प्रोटोकॉल जो पहले पालन किए जा रहे थे अभी उनका पालन किया जाएगा। छात्रों को उचित दूरी पर बिठाना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, मास्क का भी प्रयोग करना है, स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। तो उसी तरह से और 50% जो है अटेंडेंस का अभी तक नियमावली वही है। शुक्रवार को सरकारी बैंकों के विभिन्न कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ दूसरे दिन हड़ताल करते हुए जमकर नारेबाजी की। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदीप कुमार, सत्यशील कौशिक ने संयुक्त रूप से सरकार पर लोगों का रोजगार छीनने का आरोप लगाया। बैंक कर्मचारियों ने सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। घंटाघर स्थित एसबीआई कार्यालय के बाहर बैंक कर्मियों को संबोधित करते हुए कामरेड प्रदीप कुमार और सत्यशील कौशिक ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार ने रोजगार देने की जगह पर स्वरोजगार छीना है। पूंजीवादी की स्थापना में सरकार पूरी तरह सहयोग कर रही है। पूंजीवाद पहले की तरह साहूकारी ठेकेदारी जैसी प्रथा को भी बड़ी मुश्किल से काबू में आई थी और उन्हें वापस से लागू कराने की नीतियां ला रही है। पहले ट्रेड यूनियन एक्ट, फिर श्रम कानून, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण, पेंशन जो भी जनता को आत्मनिर्भर बनाता है उसे खत्म कर रही है। झूठ बोलकर जनता की भावना के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक एक करके सभी सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण और अप्रत्यक्ष रूप से जनता का पैसा लूटना शुरू कर रखा है। उन्होंने कहा कि चाहे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ी तो वो लोग वो भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ये हड़ताल अब अनिश्चितकालीन होने भी जा रही है। आज पूरे देश में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की 2 दिन की हड़ताल है और ये हड़ताल देश में मोदी सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है सार्वजनिक क्षेत्र का, उसके विरोध में है। ये निजीकरण की नीति सरकार की देश की अर्थव्यवस्था और जनता के हित में नहीं है। ये बैंक कर्मचारी अपना वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल नहीं कर रहे, बल्कि इस सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारा पैसा है जो जनता का, उसका जो सरकार है कुछ चंद पूंजीपतियों को इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं और प्राइवेट बैंकों को मदद कर रहे हैं। ये बैंक जो घाटे में आए हैं वो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट को बड़े बड़े ऋण दिए हैं, वो वापस नहीं हुआ ऋण और कंप्रोमाइज़ करके
1000 करोड़ के 200 करोड़ वापस हुए, 800 करोड़ जो है वो पेड खाते में डाल दिए, जो बैंकों का लाभ कम हो गया। मिलके जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, निजीकरण कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पब्लिक के हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है। जो ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इसके 10 लाख एम्प्लॉइज 16 तारीख कल और आज हड़ताल कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जनता को सुविधा मिल सके, आम जनता को सर्विस मिल सके। प्राइवेट बैंक में आम आदमी नहीं जा पाता, ना ही अपना खाता खुलवा पाता, ना ही लोन हासिल कर पाता, जबकि पब्लिक सेक्टर इतने बैंक हैं इसमें आम आदमी अपनी सेवाएं ले सकता है। तो यदि ये प्राइवेट हो जाते हैं तो आम आदमी को सर्विस नहीं मिल पाएंगी। और ये जो है ना 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंक नेशनलाइज किए थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्राइवेट बैंक जो है ना आम आदमी को, गरीब आदमी को लोन नहीं देता था। राजेंद्र सिंह रंगा पीएनबी में मैनेजर हैं, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये सिर्फ 2 दिन की स्ट्राइक थी, ये टोकन स्ट्राइक के रूप में है हमारी। आने वाले टाइम में हम और कॉल देंगे और उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और इस सरकार को झुका के रहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष अभियान के तहत पोस्ट कार्ड के माध्यम से बच्चों ने माननीय प्रधानमंत्री को भेजे अपने विचार। डाकघर विभाग द्वारा शुरू किए गए बच्चों के लिए सुनहरी अवसर का कक्षा 4 से 12वीं तक के विद्यार्थी उठा सकेंगे लाभ, यह कहना है डाक विभाग अधीक्षक हरीश कुमार का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर 75 लाख पोस्ट कार्ड कैंपेन के तहत स्कूली छात्रों को प्रधानमंत्री से संवाद करने का सुनहरा अवसर डाकघर प्रदान कर रहा है। स्कूली छात्र छात्राएं पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपने विचार रखेंगे और प्रधानमंत्री को भेजेंगे। 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चलने वाले इस कैंपेन में कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजने के लिए छात्र छात्राओं को 2 विषय दिए गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक और 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण विषय पत्र लेखन दिया गया है। विद्यालयों को पोस्ट कार्ड उपलब्ध कराने और विद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए मंडल स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियान की शुरुआत पर डाक अधीक्षक हरीश कुमार मंडल ने बताया कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय एवं डाक विभाग के संयुक्त समन्वय से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को आज़ादी के गुमनाम नायकों के बारे में जानने का मौका मिले। साथ ही बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, वो भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए अपनी सोच को भी रख सकें। पीएम कार्यालय ने 75 लाख पोस्ट कार्ड के लिए की कैंपेन चलाई है, जिसमें पीएम कार्यालय का उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक विजन मिल सके। उसके अंदर 2 थीम हैं। एक थीम है अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम्स, तो उसमें जो ऐसे नायक जिनका इतिहास में जिक्र नहीं है और जिन्होंने योगदान दिया इंडिया की फ्रीडम के लिए, उसके बारे में बच्चे जानकारी दे सकते हैं। दूसरा ये है कि माय विजन ऑफ फॉर इंडिया फॉर 2047 कि इंडिया के 100 साल कंप्लीट होने पर बच्चे भारत देश को कैसा देखना चाहते हैं, इस बारे में वो अपने विचार प्रधानमंत्री तक इस कैंपेन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या है कि हर एक स्कूल जो भी कंपटीशन करवाना चाहता है वो पोस्ट ऑफिस से कार्ड प्राप्त कर सकता है, और उनका कार्ड का प्राप्त करने के बाद वो बच्चों का कंपटीशन करवाएगा और उसके अंदर से 10 पोस्ट कार्ड स्कूल के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे और वो स्कूल द्वारा वेबसाइट पर माई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड किए जाएंगे और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस में भेजे जाएंगे। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस उन सभी पोस्ट कार्डों को निर्माण भवन नई दिल्ली भेजेगा और एक डेट निश्चित करने पर वो 75 लाख पोस्ट कार्ड पीएम कार्यालय को, पीएम को हैंडओवर किए जाएंगे। Honorary Prime Minister Shri Narendra Modi ji, with my wholehearted greetings, my vision for India in 2047 to be the largest economy in the world, corruption and illiteracy nation and pinnacle technological development, a J-curve in women empowerment and development, reservation-free policies so that talented could come ahead and then manufacturing units of India could develop.
देश की आज़ादी में ऐसे कई योद्धा हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में कोई खास महत्व नहीं दिया गया है, परंतु उनका बलिदान इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसी प्रकार एक नाम है नाना साहेब पेशवा की पुत्री मैना देवी का। उनमें अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से लेकर मातृभूमि से जुड़ी अनेक भावनाएं जुड़ी हुई थी। उनका यह जज्बा और बहादुरी देखकर ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें जिंदा जला दिया था, परंतु उनका यह बलिदान एक अस्मरणीय त्याग है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। In the Indian independence movement, thousands of people fight to liberate India from British. Some of them are popularly known between us, like Bhagat Singh, but there are some unsung heroes like Khudiram Bose, which are not known between us. They gave their 100% for independent India. हमारे स्कूल में लगभग 750 बच्चा है और उन्होंने सभी ने बहुत उत्साह के साथ इस जो हमारा एक कैंपेन चला हुआ था 70 लाख पोस्ट कार्ड कैंपेन, उसमें हिस्सा लिया और सभी को बहुत अच्छे लगे दोनों टॉपिक्स, जिसमें उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करके लिखा और बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया अपने आने वाले भविष्य के लिए। और उन वीरों को याद किया जिनको यूजुअली याद नहीं किया जाता। तो आई विश दैट डेफिनेटली हमारे कुछ चुनिंदा जो सिलेक्टेड पोस्ट कार्ड होंगे जो हम अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, वो सच में पीएम के पास जाएं और वो देखें कि जो आज का युवा है या आज के जो बच्चे हैं जो कल के लिए भविष्य बनने हैं, वो किस तरीके से भारत का सपना देखते हैं। शुक्रवार को स्थानीय जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र में महापंचायत कार्यालय का शुभारंभ हरियाणा युवा आयोग चेयरमैन मुकेश गौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। वहीं महापंचायत पदाधिकारियों द्वारा बैठक करते हुए पुल का निर्माण करने, अंडरपास बनाने इत्यादि की 11 सूत्रीय समस्याओं का मांग पत्र उपायुक्त भिवानी को सौंपा। रेलवे लाइन पर क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 11 सूत्रीय मांग पत्र रेल अंडरपास पर महापंचायत प्रतिनिधियों ने खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष मुकेश गौड़ को सौंपा। प्रतिनिधियों का नेतृत्व प्रधान रोहताश वर्मा कर रहे थे। इससे पहले रेल अंडरपास महापंचायत के कार्यालय का भी उद्घाटन अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने कहा कि रेल ओवरब्रिज C52 का काम धीमा चल रहा है। इस कार्य में तेजी लाने और तय समय सीमा पर कार्य करने, तो शाम ओवरब्रिज को बीडीपी ऑफिस भिवानी की तरफ उतारा जाने, दिनोद रोड का पुनर्निर्माण जल्द से जल्द कराने, क्षेत्र की सभी सड़कों और गलियों की मुरम्मत कराने, घर घर से कूड़ा इकट्ठा कराए जाने सहित अनेक मांगे रखी। उनकी मांगों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के दरबार में भेजने और समस्याओं को हल करवाने का आश्वासन भी मुकेश गौड़ ने दिया। नहीं, महापंचायत की गई नहीं है, ये इनका एक महापंचायत का गठन हुआ था। बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी इस इलाके की मांग थी। जीतूवाला जोड़ की जो फाटक थी कृष्णा कॉलोनी और इसके बीच में वर्षों से लंबित थी, परंतु एक पंचायत का गठन हुआ और हजारों लोगों ने मिलकर के एक महापंचायत का गठन किया 2017 में, और उसके प्रयास और प्रयत्नों से और अब ये ओवरब्रिज बनने जा रहा है, इसका काम शुरू हो गया है। तो अपना जन्मदिवस आज इन लोगों ने मनाया है और ये कार्यालय का उद्घाटन भी आज किया गया है। तो उसी कार्यक्रम के निमित्त आज यहाँ आने जुड़ाव नहीं, मैं तो इसी क्षेत्र से भी हूँ और एक और सबसे बड़ा कारण अगर आप देखते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कृष्णा कॉलोनी क्रॉस करते ही आप जीतूवाड़ा की तरफ आते हो तो इस इलाके के अंदर आपको शहर के नाम से कोई विशेष डेवलपमेंट दिखती नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों की ये मांग थी। और आप रेलवे लाइन से परली तरफ जाते हो तो आपको अचानक से पता नहीं क्या होता है कि बहुत अच्छा शहर नज़र आता है, तो उसकी डेवलपमेंट को लेकर के इन लोगों की मांग थी। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा और जितना हो सकेगा इनको पूरा करने की काम करने के लिए जो है ना प्रतिबद्ध है। कोई जाकर के इस बारे में बताए कि वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है तो प्रतिनिधि जो होते हैं उनका काम है उस चीज़ का डेवलपमेंट करवाना। सरकार के पास खजाने में कोष की कोई कमी नहीं है, परंतु अगर कोई बताए नहीं, कोई प्रयास और प्रयत्न ना करे तो कैसे होगा। आज इन लोगों ने बताया जो 24 गलियाँ हैं या कोई छोटी मोटी और बड़ी मांगे हैं उनको जल्द पूरा करवाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ बाकी शहर के मुकाबले। महापंचायत के स्थापना दिवस और कार्यालय उद्घाटन समारोह पर भिवानी हलचल ने जो आकर हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज की है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का ये कार्यक्रम महापंचायत का चौथा स्थापना दिवस, दिसंबर 17 में महापंचायत का गठन किया था
उसके बाद से लगातार महापंचायत क्षेत्र के विकास के लिए, बहुत लंबे पड़े कामों के लिए लगनशील है, प्रयत्नशील है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। आज ये गांधी स्कूल के साथ इसका कार्यालय का उद्घाटन किया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क रखा जा सके और ये कार्यक्रम इसका सफल रहा हमारा। आज इस क्षेत्र में रेल अंडर महापंचायत का ऑफिस खोला गया है और ये इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने यहाँ महापंचायत का ऑफिस खोला है। यहाँ आज के इस ऑफिस के उद्घाटन में हमारे भाई माननीय मुकेश गौड़ जी पधारे, जिन्होंने हमारे ऑफिस का उद्घाटन किया। और हमने तो ये ऑफिस इस क्षेत्र की भलाई के लिए, सभी की कोई भी समस्या हो बाढ़ से संबंधित आएंगे और हमें बताएंगे, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो समस्या को सोल्व कराने का उनका काम करेंगे। जैसे हमारी बहुत सी समस्या हैं इस क्षेत्र में, इस संगठन की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, इसलिए हमने ये संगठन बनाया और इस ऑफिस का उद्घाटन किया। धन्यवाद। बढ़ती सर्दी से बचने के लिए बुजुर्ग व बच्चों का रखे विशेष ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी व फलों का करे सेवन, यह कहना है चौधरी बंशाला सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने अस्थमा की पीड़ितों को विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन व मास्क पहनने की सलाह दी। बदलते मौसम को देखते हुए डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि इस मौसम में 5 साल तक के बच्चों, बुजुर्गों और बीमार आदमी हैं जो उन्हें सर्दी से बचाना चाहिए। सर्दी से बचाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, फ्रूट डाइट लें, सूप पिएं, सुबह शाम जब ठंड हो घर से बाहर ना निकलें। बच्चों को निमोनिया भी हो जाता है, सांस की बीमारी भी बन जाती है, अस्थमा भी होता है और इस स्थिति में मुंह पर मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं वैक्सीनेशन के बारे में उन्होंने बताया कि सेकेंड डोज 65% लग चुकी है जबकि 35% बाकी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम 1-2 महीने सावधानी नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर को भी कोई नहीं रोक पाएगा। और बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार आदमी हैं, उन्होंने सर्दी से बचना चाहिए। सर्दी से बचने के लिए हमें ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, फ्रूट डाइट लेनी चाहिए, सूप पीना चाहिए और सुबह शाम जो ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम में घर के बाहर ना निकलें। इसमें जो बीमारियां होती है ठंड में, बच्चों को निमोनिया हो जाता है, सांस की बीमारियां बढ़ जाती है, एक्यूट एक्जर्वेशन अस्थमा हो जाता है, COPD हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्लूइड डाइट लें। खांसी जुकाम को हम साधारण ना मान करके उसमें मुंह पे मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। तो जो हमारी तो 3 प्रक्रिया हैं, सोशल डिस्टेंस, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और यूज ऑफ मास्क, ये सिर्फ हमारी सर्दी और उससे फैलने वाली जो बीमारियां हैं, निमोनिया है, TB है, इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है, इसी को ही प्रोटेक्ट नहीं करती। सभी तरह के जो एयरबोर्न है बीमारियां, उनसे भी हमारे को प्रोटेक्शन मिलती है। शुक्रवार को कृष्णा कॉलोनी स्थित शिशु भारती स्कूल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामतार शर्मा ने नियम 134A के तहत पिछले वर्षों में किए गए दाखिलों का पैसा नहीं भेजने के सरकार पर आरोप लगाए। वहीं उन्होंने हाल ही में 134A के तहत दाखिले नहीं करने की बात कही। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा घोषित 134A के तहत ली गई परीक्षा परिणाम के बाद आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार शर्मा ने इस नियम के तहत दिए गए दाखिलों के पैसे न दिए जाने के आरोप सरकार पर लगाते हुए 134A के दाखिले न करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनका पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी प्राइवेट स्कूल 134A के तहत बच्चों का दाखिला नहीं करेगा। देखो जी, कोई भी लिस्ट आई है, हम उस लिस्ट पे बाद में सोचेंगे जब हमारी समस्याओं का समाधान, हमारा 134A का पैसा और 9 से +2 का पैसा निर्धारित करके स्कूलों को रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बाद हम दाखिले की सोचेंगे। इससे पहले हमने लिस्ट के बारे में सोचना ही नहीं है कुछ। हम तो ये मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, सरकार जल्दी से जल्दी ये पैसा रिलीज करके इन बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए। हमारा पूछना ये कि मान लो आपको पूरी उम्मीद, देखो अगर नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं तो पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूं, मेरी हमेशा पॉजिटिव सोच रहती है। सरकार प्राइवेट स्कूलों को कोरोना काल में जब प्रशंसा कर सकती है, उनको प्रशस्ति पत्र दे सकती है। हमारी एसोसिएशन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशंसा करी कि प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना काल में बहुत बड़ा सहयोग हमारा किया है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात को भी समझेंगे, हमारी समस्याओं को भी समझेंगे, तो ये समाधान होगा। और नहीं होता है तो फिर वो रास्ते आगे के तो फिर आगे देखेंगे।
आगे कोई प्रदेश की मीटिंग बुला के कोई जो फैसला हमारी प्रदेश की टीम करेगी वो फैसला करेगी। बीते दिनों हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की गई विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में घोटालों की जांच करने की मांग को लेकर विभिन्न विद्यालयों के युवाओं ने रोहतक गेट से उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने उपायुक्त भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर मामले की जाँच करने की मांग की। HPSC भर्ती घोटाले मामले को लेकर विभिन्न एकेडमी के युवाओं ने रोहतक गेट से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन कर रहे बच्चों ने कहा कि भर्ती घोटाला मामले में CBI से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची की योग्यता के आधार पर भर्ती होने का दावा करते हैं, जबकि उन्हीं के नुमाइंदे रिश्वत के तौर पर करोड़ों रुपए के बैग अपने कार्यालय पर रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जाँच होनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जो प्रदर्शन किया जी अभी पीछे अनिल नागर जो HCS है एक अधिकारी हैं, उनके ऑफिस में 1.5 करोड़ रुपए नकद मिले। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, CBI जांच हो। जो युवा लगातार साल 1.5-2 साल मेहनत करते पढ़ाई करते और आखिर में कुछ बच्चे जो पैसों की दम पे नौकरी लग जाते हैं, ईमानदार बच्चों का हक मार जाते हैं, वो उनको न्याय मिले, इसलिए हम आज विरोध कर रहे हैं। यूथ की तरफ से ये सभी मेरे भाई बहन हैं और हमारा प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर है। एक तो पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं है, ऊपर से जो मतलब कि ये जो मेहनती बच्चे हैं वो रह जाते हैं नौकरियों में, और जो मतलब कि पैसे दे के ये इनकी भर्तियाँ ज़्यादा हो रही है आजकल। और ये जो नागर वाला कांड था, उसने नागर जी ने HCS है उन्होंने खुद माना है हाँ ऐसा कुछ हुआ, लेकिन सरकार ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने खुद मानना है कि हाँ भाई इस मेरी वजह से इतने बच्चे नौकरी लगे हैं, लेकिन सरकार है वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ भाई क्यों वो अपनी सरकार को अच्छे से रखना चाहती है, वो उनकी सरकार के खिलाफ हो गई, इसीलिए वो नहीं मानना चाहती। मेरा नाम मंजू और मैं भिवानी से बोल रही हूँ और हमारी ये डिमांड है कि सरकार रोबिन जैसे और अनिल नागर जैसे बंदों को पकड़े। और सरकार को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो रोबिन सोनीपत से उन्होंने कैसे मतलब अपना प्लान किया, वो 200 दिन तक लगातार जहाँ से उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया 200 दिन तक वहाँ आता रहा है, उसने एंट्री किया, वहाँ से उसका क्लू मिला है। ऐसे ही कुछ नागर का भी होगा, क्योंकि जो भी मतलब मुस्लिम होता है कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, और अनिल नागर को भी ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। और हमारे युवाओं की जो डिमांड है वो उनको पकड़ के फिर ही पूरी हो पाएंगी। 8 दिसंबर को तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वीर सपूतों के सम्मान में पालुआस गांव स्थित धूनीवाला मंदिर प्रांगण में विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के प्रबुद्ध नागरिकों ने शहीद हुए सभी वीरों को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि आज ही के दिन हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को खदेड़ा था और उनके 97,000 से भी ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाकर पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए थे। और हमारी सेनाओं ने दिखाया था कि हमारे अंदर कितना दमखम है, इसलिए हम हमारी सेनाओं के प्रत्येक जवान को बारंबार प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि भगवान की दुआ से आगे भी हमारे जवान इसी प्रकार देश की सेवा करते रहेंगे। जय हिंद। आज विजय दिवस के मैं ये कहना चाहूँगा, हम उस समय 71 की लड़ाई में जो ना हम वहाँ पर हाजिर थे, और हम 3 सेक्टर में, हमारे गांव के आदमी 4 सेक्टर में थे, एक शामा सेक्टर में, आरएसपुरा सेक्टर में और बांग्लादेश के में। तो तीनों जगह जो ना हमारे देश के हमारे गांव वासी जो है वहाँ पर सर्विस कर रहे थे। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।